everyone, this is शुभांगी मिश्रा and welcome back to Creative Mind India. तो यहाँ पर ना हम क्रिएटिव माइंड वाले लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस लेंगे, उनके इंटरव्यूज़ लेंगे और ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो लाइफ को देखते हैं और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताते हैं. तो आज जो हमारे गेस्ट है ना वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वो दोनों हैं. ही इज़ एन एक्टर एज वेल एज अ डायरेक्टर और उन्होंने ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई मस्ट से बखूबी निभाई हैं. और आज हम उनका इंटरव्यू लेके ये जानना चाहेंगे कि उनकी क्रिएटिव साइड कैसी रही है, कि नॉट जस्ट देयर स्ट्रगल और जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, नॉट जस्ट दैट, उनकी स्ट्रगलिंग फेस, उनकी क्रिएटिव साइड हम सब कुछ जानना चाहेंगे. और लास्टली जस्ट ग्रैब योर कॉफ़ी और जस्ट गेट योर हेडफोन्स and let's get started to this truly deeply conversation and let's welcome Rajan Kapoor to the show. Thank you very much. So hello Rajan sir, कैसे हो आप? Fine, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग, आपकी स्टडीज़, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई और आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे. तो जस्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दीजिए. मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं दिल्ली में ही हुआ है और यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई. फिर उसके बाद कॉलेज यहीं से किया. साथ साथ मेरा रुझान शुरू से ही अभिनय की तरफ था. मैं एक कलाकार ही बनना चाहता था. लेकिन जब आप छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं. आप किसी से मिलते हैं, उसका प्रोफेशन आपको अच्छा लगता है, आप सोचते हैं मैं यार ये करूँ, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके जो मैं कर रहा हूँ. तो ऐसे ही बचपन का एक छोटा सा इंसिडेंट है. मैं एक पेंटिंग कंपटीशन में मुझे बुलाया कि आप एज ए पेंटर भी अगर काम करते हैं तो आप आइए. तो मैं उस पेंटिंग कंपटीशन में भी गया. तो मेरे साथ मेरी मेंटर भी थी, साथ में उनकी बेटी थी. तो हम दोनों उस कंपटीशन का हिस्सा बने, उनकी बेटी और मैं. तो मैं एक पेंटिंग बनाने के लिए मैंने बनाना शुरू किया और मैंने बहुत बढ़िया से टाइम से पहले ही बना दी. तो मुझे मेरी मेंटर बोलते कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एक और ट्राई कर लो. तो मैंने कहा हाँ मेरे पास है टाइम, मैं कर लेता हूँ ट्राई. तो देन उन्होंने वो तब तक उस पेंटिंग पे अपनी बेटी का नाम लिख दिया क्योंकि वो बना नहीं पाई थी. मैंने जब पेंटिंग बनानी शुरू करी तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग हो गई और टाइम के अकॉर्डिंगली हो गई. लेकिन जैसे ही उन्होंने पेंटिंग अपनी बेटी के नाम से दी तो मेरे हाथ में जो स्केच था, जो अपना ब्रश थे, वो मेरी पेंटिंग पे वो शाही गिर गई, वो पूरी पेंटिंग ही ख़राब हो गई. और उसके बाद मतलब उनकी बेटी का उसमें एक अच्छा नाम आ गया और मेरा उसमें हो नहीं पाया. तो मैंने कहा नहीं यार, ये पेंटिंग वेंटिंग करनी नहीं, इस पर तो कोई भी अपना नाम लिख देता है. तो मैंने फिर पेंटिंग ना करके मैंने कहा नहीं, अभिनय ही मुझे आकर्षित करता है, मैं अभिनय ही करूँगा क्योंकि इससे मैं अभिनय के साथ ही लोगों के सामने अपने आप को पेश कर सकूँगा और लोग जान पाएंगे कि हाँ ये शख्स है जो जिसने ये किरदार बहुत ही तरीके से निभाया था. तो बचपन कुछ ऐसे ही बीता. फिर धीरे धीरे चीज़ें बनती चली गई. मैंने कॉलेजेस में बहुत सारे थिएटर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया. फिर उसके बाद मैं दिल्ली में मंडी हाउस में एंट्री की. वहाँ एक ब्रैक्टन मेरे ग्रुप था, उन लोगों के साथ मैंने अभिनय की शुरुआत की. वहाँ मैंने काफ़ी समय तक उन लोगों के साथ बहुत सारे प्लेज में काम किया. और उसके डायरेक्टर थे मिस्टर अमिताभ दास गुप्ता, जो वेस्ट बंगाल से थे. तो उन्होंने हिंदी और जात्रा स्टाइल में थिएटर को एक नया वो दिया. तो उसमें जात्रा स्टाइल में हमें साथ में गान भी करना पड़ता था. तो उससे हमारी गान में भी थोड़ी सी रुचि हुई. फिर उसके बाद प्रोफेशनली मैंने उनके साथ जब थिएटर करना शुरू किया तो बहुत सारे अलग ग्रुप्स ने भी मुझे बुलाना शुरू कर दिया. तो उस तरीके से मेरी वो प्रोफेशनल थिएटर की जो जर्नी थी वो शुरू हुई. फिर मैंने कहा नहीं यार, इसके लिए मुझे कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाहिए. देन मैंने श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर मंडी हाउस में ही एक्टिंग में एडमिशन लिया. और वहाँ पर बहुत सारे इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों से, इस फील्ड के जो विख्यात डायरेक्टर्स थे उसमें नसरुद्दीन शाह थे, अनु कपूर थे, सुरेखा सिकरी थी, वागीश कुमार सिंह थे, लोकेंद्र त्रिवेदी थे, युवराज सिंह थे. फिर उसके बाद एनएसडी के बहुत सारे ये कोर्स करने के बाद एनएसडी की बहुत सारी वर्कशॉप्स में मैंने एज एन प्रशिक्षण लिया. और
इस तरह से मेरी ये प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई थिएटर में। फिर मैंने ये जर्नी ख़त्म करने के बाद उन दिनों दिल्ली में बहुत सारे सीरियल्स बनते थे दूरदर्शन के लिए। तब कश्मीर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो मैं गोरा चिट्टा लगता था देखने में बड़ा, मतलब मैं जिससे भी मिलने जाता वो मुझे फटाक से अपने सीरियल में कास्ट कर लेता। अब दिल्ली में मुझे लगता है उस टाइम 1995 की बात है मेरे ख्याल से, मैं एक ऐसा कलाकार था जो शिफ्टों में काम किया करता था। मतलब दूरदर्शन के सीरियल्स में मैं शिफ्ट में कि मॉर्निंग शिफ्ट किसी डायरेक्टर के साथ, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट किसी और डायरेक्टर के साथ, जबकि ऐसा होता नहीं था उन दिनों दिल्ली में। धीरे धीरे इस फील्ड में मेरा आकर्षण बढ़ता चला गया, लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया। और उसके बाद जैसे सब कहते हैं कि आप स्ट्रगल करने के लिए बॉम्बे चले जाइए, तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊंगा भाई स्ट्रगल करने, जब मैं दिल्ली में अच्छा काम कर रहा हूं, तो व्हाई शुड आई गो टू बॉम्बे। तो मैंने बॉम्बे ना जाके यहीं पे काम करने को प्रेफर किया। लेकिन इन बिटवीन मेरे एक दोस्त थे मिस्टर अमृत सागर, आपने शायद रामानंद सागर जी का नाम सुना होगा। हाँ। उनके बेटे, तो वो अब्रॉड से कोर्स करके आए थे अपना बॉम्बे में। तो मैंने उनको अपना फ़ोटोग्राफ भेजा, तो उन्होंने एक रोल के लिए मुझे अपने सीरियल में कास्ट किया, और सीरियल का नाम था आँखें। तो उसके करीब मैंने 26 एपिसोड किए थे एज एन एक्टर। और इस तरह से मेरा दिल्ली और बॉम्बे फिर अप डाउन शुरू हो गया। फिर और काफ़ी सारे सीरियल, फिर बालाजी के साथ मैंने काम किया, उसमें मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स में काम किया। फिर उसके बाद मैंने शुभ मंगल सावधान एक सीरियल आता था, उसमें काम किया। परेश रावल जी का वो सीरियल था। में थी ना, शादी हो रही है उसकी, नंबर देना उसका। और बिट्टू, वो सॉफ्टी वाला एडवांस ले जा। क्यों ले जाऊं? बुकिंग तो कैंसिल नहीं की। पर सॉफ्टी ने तो कर दी। फोन आया था कि हैप्पी वेडिंग वालों को एडवांस लौटा दो। कह रहे थे कॉन्टैक्ट दे दिया शादी मुबारक वालों को, सुना उन्होंने 50 लाख का डिस्काउंट दिया। और तेरी तो उसके बाद मेरी अभिनय में मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के साथ मिलना जुलना, उनसे बात करना, और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते मैं इस फील्ड में पूरे तरीके से बन गया। देन किसी फिर कारणवश 2005 में मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा, क्योंकि कोई ऐसी फैमिली को लेके चीज़ें थी। तो मैं फिर उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसके बाद दिल्ली में रह के अभिनय में काम करना शुरू किया, बहुत सारे सीरियल्स किए। लेकिन 2010 या 2011 में फिर मैंने कहा नहीं, अब दिल्ली में इतना एज एन एक्टर काम नहीं होता है। तो मैंने अपनी एक खुद की एकेडमी शुरू की, जिसमें हम लोग बच्चों को एक्टिंग के गुर सिखाने के काम करते थे। उसमें मेरे एक सहपाठी थे जो श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप में मेरे साथ काफ़ी समय तक रहते, मिस्टर गजराज नगर। अभी भी हम दोनों मिलकर ये एकेडमी चला रहे हैं, और काफ़ी समय से बच्चों को इसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे एक्टिंग को आप अपनी ज़िंदगी में एक भूमिका निभा सकते हैं। तो फिर मतलब आपने बोला कि आपको पेंटिंग में भी इंटरेस्ट था। हाँ। तो अगर आपके उस दिन वो पेंटिंग आपकी वो मेंटोर नहीं लेती अपनी बेटी के लिए, तो आप आज पेंटर भी हो सकते हैं। वाकई मैं बहुत बड़ा पेंटर होता। और क्योंकि आदमी जिस दिशा में भी कदम रखता है तो कुछ ना कुछ वो हासिल कर लेता है, अगर वो अपने आप को क्विट नहीं करता है। तो मैंने उस एज ए पेंटर अपने आप को नहीं आगे बढ़ाया, लेकिन हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज एक्टिंग को चुना, और एक्टिंग की वजह से लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और आप सब लोगों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, कि जब आप छोटे थे दिल्ली में ही रहे आप तो बचपन से? हाँ, दिल्ली में ही रहे बचपन में क्या होता है ना, बहुत आकर्षित होते हैं बच्चे। मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे तो वो चांद चाहिए, मम्मी मुझे तो ये हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे तो हवाई जहाज़ चाहिए। तो बहुत सारी बच्चे की जिज्ञासाएं होती हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, अपने माँ बाप से लड़ता है, जूझता है, उलझता है, तरह तरह के ड्रामे करता है। मतलब आप भी ज़िद्दी बच्चे थे? ज़िद्दी बच्चे सभी होते हैं मुझे लगता है अपने बचपन में, तो क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा ज़िद वो मुझे लगता है ज़िंदगी में किसी से कर नहीं पाता है।
तो अपनी ज़िद को मनवाने के लिए कई बार वो ऐसे हथकंडे अपनाता है कि माँ बाप मजबूर हो जाते हैं आपको कि नहीं यार इसको दिला दो, भले उनकी उस वक्त उतनी स्थिति नहीं होती कि वो चीज़ दिलवा सके, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है पेरेंट्स की रहती है कि अपने बच्चे के लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पेरेंट्स लाइक वो सपोर्टिव थे आपके एक्टिंग बहुत करियर को सपोर्ट लेकर, राइट? मुझे कभी रोका नहीं गया इस चीज़ के लिए। a मतलब good thing. वो कहते थे ये आपके ऊपर है कि आपने क्या फील्ड चुननी है और किस फील्ड में आपने कदम रखना है, और लेकिन जो भी करो मेहनत से करो, शिद्दत से करो, और कोशिश ये करो कि आपके काम की वजह से किसी और के काम में कोई नुकसान ना हो। हाँ, नुकसान ना हो। ओके, सो मैं जानना चाहूँगी कि आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? लाइक ऐसा क्या स्पार्क हुआ जो आपका एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों में इंटरेस्ट आया और दोनों में आपने साथ में एंट्री की कि आपको एक्टिंग भी करनी है, डायरेक्शन भी करना है, या फिर पहले एक्टिंग पहले डायरेक्शन और समथिंग लाइक दैट? नहीं, पहले एक्टिंग ही थी, एक्टिंग ही करना चाहता था मैं, एक्टिंग ही करता रहना चाहता था। लेकिन जब मैं दिल्ली वापस आया बॉम्बे से एक्टिंग करने के दौरान, तो यहाँ एक्टिंग में उतना काम उस वक्त था नहीं। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, इसके साथ साथ हम मुझे कुछ ना कुछ ऐसा इसी फील्ड से कनेक्टेड और चीज़ें करनी चाहिए। और तब तक ये होता है कि आप अभिनय करते करते आपको बहुत सारी बारीकियां पता लग चुकी होती हैं। उसके बाद आपको कुछ बैकग्राउंड चीज़ें जैसे बैकग्राउंड टेक्निक्स, कैसे आप सेट के ऊपर काम करते हैं, कैसे कैमरे के सामने काम करते हैं, कैसे आप लाइटिंग्स के बारे में भी जान जाते हैं, कैसे आप टेक्निकल लोगों से आपका एक ट्यूनिंग बन जाती है। वो सारी चीज़ें, साउंड, ये सब चीज़ों को मिलाकर आप काफ़ी चीज़ों को जान चुके होते हैं। वक्त आपको काफ़ी चीज़ें सिखा देता है। तो मुझे भी ये लगा कि शायद मैं भी काफ़ी चीज़ें सीख चुका हूँ और मुझे अब एज अ डायरेक्टर भी कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने डायरेक्शन में भी शुरुआत की। मैंने बहुत सारे नाटकों का एज अ डायरेक्टर निर्देशन किया है और लोगों ने उनसे सराहा भी, अच्छा लगा लोगों को। और अभी अपने बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। देन ये कोशिश रहती है कि उनको या तो कोई छोटी सी इतनी ऐसी फिल्म बनाकर दी जाए ताकि वो अपने कैरियर की शुरुआत कर सकें। उनके पास दिखाने का कोई ऐसा अपना एक प्रोजेक्ट हो जिससे वो सामने वाले डायरेक्टर को इम्प्रेस कर सकें, या फिर कोई थिएटर प्रोडक्शन उनके साथ करते हैं ताकि वो अपने काम से या ख़ुद प्रभावित हो सकें कि नहीं, हमारे अंदर उतनी क्षमता है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं एज डायरेक्शन। इसलिए कि आपका टाइम आप जो है वो काफ़ी उसमें चला जाता है, और साथ साथ जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, जैसे आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि एज ए मेंटर या एज ए एक्टर ट्रेनर कि आप उनको भी वही एक अच्छा प्रोडक्ट दें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। सर, आपकी नज़र में एक्टिंग का क्या मतलब है? आप एक्टिंग को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक्टिंग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। अभिनय क्या है? बेसिकली अभिनय है अपने अभिनय से समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाना, मोड़ देना। पहले जो सब्जेक्ट होते थे, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा मैसेज होते थे उसमें, लेकिन आजकल जैसे कि इंडस्ट्री का आप प्रोजेक्ट देखते हैं, उसमें वो मैसेज ना हो के उसमें ज़्यादातर फालतू की चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं जो आजकल के बच्चों को आकर्षित कर सकें, या आजकल के बच्चे उसको फिल्म के प्रोजेक्ट को देखने के लिए आगे जाएं, चीज़ें जाएं। वो मैसेज नहीं सुनना चाहते। अब जनरेशन में बहुत फ़र्क आ गया। जब हम लोग किया करते थे तो अलग तरीके के चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। चीज़ें चल रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, कर रहे हैं, और बच्चों के लिए तो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि लेकिन आज भी हमें मेहनत उतनी ही करनी चाहिए जितनी मतलब हमारे वक्त में किया करते थे। हम यही अपने बच्चों को संदेश देते हैं। कैरेक्टर के आसपास की डॉक्यूमेंट्रीज़ को देख के, चीज़ों को देख के, उसके रहन सहन को, कैसे रहता होगा, कैसी कॉस्ट्यूम पहनता होगा, कैसी चीज़ें करता होगा। मैंने एक प्ले किया था केरल का क्रांतिकारी, तो उसमें लॉर्ड मैकाले का एक कैरेक्टर था जो एक अंग्रेज़ था और बहुत शातिर अंग्रेज़ था। तो उस कैरेक्टर को करने में मुझे मतलब बहुत जूझना पड़ा था। मुझे उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, उस कैरेक्टर का
वॉइस एंड स्पीच, उस कैरेक्टर को बोलने का अंदाज़, अंग्रेज़ी एक्सेंट, वो सारी चीज़ों को हिंदी में मिलाकर कैसे उसका मिश्रण करके एक नए तरीके से उस कैरेक्टर को करना, उस कैरेक्टर का लाइफस्टाइल, उस कैरेक्टर का हाव भाव, उस कैरेक्टर का मेकअप कैसा हो सकता है, वो कैरेक्टर कैसी कॉस्ट्यूम पहनता होगा, वो कैरेक्टर कहाँ से आया होगा, कैसे वो इतना क्रूर बना, किस कंपनी ने उसको यहाँ इंडिया में भेजा होगा, क्या क्या सिखाया होगा, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए होंगे उन लोगों ने, और जो वो इतना क्रूर और इतना दहशत भरा कैरेक्टर था। मतलब जब वो स्क्रीन या स्टेज के ऊपर आता था कैरेक्टर, तो मतलब एक लोगों के मन में ये थी कि आ गया, बहुत क्रूर इंसान आ गया। मतलब देख के इंसान इतना डर जाता था, इतना भौचक्का हो जाता था कि अब कोई तहलका मचाने वाला है, और अब किसी का अभी किसी का कत्ल कर देगा, अभी किसी को मार देगा, अभी पूरे मतलब माहौल को इतना गंदा बना देगा ये इंसान कि मतलब लोग थू थू करेंगे इस पर। तो उस कैरेक्टर को करने के लिए काफ़ी मेहनत करी थी मैंने। और आप अपने आप को किसी रोल के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं, लाइक इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली? आपको कितना टाइम लगता है, या आप किस चीज़ को, किस रोल को किस तरीके से देखते हैं, कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसी भी रोल के लिए? किसी भी रोल को तैयार करने के लिए मुझे लगता है कि इंसान को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना ही पड़ता है, उस कैरेक्टर के बारे में जानना पड़ता है, उस कैरेक्टर की अंदर के भाव। तो हमारी जब शुरुआत होती है, जब हम स्टेज पे एंटर करते हैं, तो हमारा कैरेक्टर शुरू होता है। उसके बाद जब कट होता है, सिनेमा ख़त्म होता है या नाटक ख़त्म होता है, तो वो कट होने के बाद जो बीच की पूरी जर्नी है, उसको जर्नी को हम कैसे एज एन एक्टर एक फ्लो देते हैं, कैसे उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें कैरेक्टर में दिखाई देनी चाहिए। वो सारी चीज़ें जब दिखेंगी भावनात्मक तौर पर, वो किस तरीके से कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, कैसे उसने उस कैरेक्टर की पिच को पकड़ा है, कैसे उसने उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन को पकड़ा है, कंसंट्रेशन, कैरेक्टर को लेके उसकी सोच, उसकी समझ, उसके अंतर्मन की समझ, ये सारी चीज़ें, वो छोटी छोटी टेक्निक, छोटे छोटे नुएंसेस होते हैं जो हमको एज एन एक्टर उसमें लागू करने पड़ते हैं। उसी से हम एक कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, कैरेक्टर को समझ सकते हैं। और सर, जैसे एज अ यंग जनरेशन मैं आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, पहले भी ऐसी मूवीज़ होती थी, रामायण जैसे थी, तो फिर उसमें जो उन्होंने राम का रोल प्ले किया था, तो उनको लोग राम के ही रूप में देखने लगे थे। तो एज अ ऑडियंस के रूप में हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी रोल से, किसी भी एक्टर से, कि अगर उसने कोई रोल ऐसा प्ले किया तो हम उसी को सच मानने लगते हैं। जैसे पहले तो राम थे, और फिर अभी हाल ही में जो कबीर सिंह मूवी थी, तो उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ, हम भी ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत इजीली लोग इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान उस पोजीशन पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको हज़ारों करोड़ों लोग फॉलो करेंगे, तो फिर उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड एक्टर, कि वो इस तरीके से एक्टिंग करे कि कोई गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो जाए? बेसिकली एक्टर का वो काम है नहीं, मतलब एक्टर को जो निर्देश दिया जाता है, हाँ, निर्देशक के द्वारा जो उसको स्टोरी लाइन दी जाती है, जो चीज़ें दी जाती हैं, एक्टर उसमें खाली एज एन एक्टर उन सब चीज़ों को डाल सकता है। बाकी वो अपने तरीके से उसमें कोई नई चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उतनी इजाज़त नहीं होती कि वो उस कैरेक्टर को अपने हिसाब से कोई हाँ, वो नहीं कैरेक्टर को वो होल्ड करे, लेकिन अपने हिसाब से कोई नई चीज़ उसमें डाल सके, जब तक कि डायरेक्टर ना चाहे। एक्टर कुछ भी वो नई चीज़ नहीं कर सकता। जैसे हमको डायलॉग भी दिया जाता है, तो एक डायरेक्टर का ये रहता है कि जैसे मैंने बोला है, जैसे मैं कह रहा हूँ, उस तरीके से ही एक्टर करे, क्योंकि डायरेक्टर का मेन ये होता है कि अगर जैसे ही एक्टर कैमरे के सामने आया है, तो मैंने जैसे ही एक्शन बोला, और एक्शन बोलने के बाद उसने एक्टिंग शुरू की, एक्टिंग शुरू होने के बाद जैसे ही मैंने कट बोला, तो उसके बीच में जितनी भी चीज़ें मेरे हिसाब से मैंने उसको बताई हैं, उतनी ही होनी चाहिए। अगर वो अपने पास से ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करेगा, चीज़ें करेगा, तो डायरेक्टर उस सब चीज़ों को लाइक नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी सोच, मेरी चीज़ों को ये चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है।
तो इसलिए एक्टर का मतलब मुझे लगता है कि इसमें उतना नहीं होता है कि वो इन्फ्लुएंसर्स या किसी कैरेक्टर को लेके कुछ अपनी तरफ से डाल सके। तो हाँ, राइटर जैसा लिखता है, जैसा डायरेक्टर उसको निर्देश देता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो कैरेक्टर को खाली अपने हिसाब से कुछ नया नहीं डाल सकता उसमें, लेकिन कैरेक्टर को जितना वो बिल्ड कर सकता है, जितना उसमें अपनी क्षमता के हिसाब से उसमें नेचुरलिटी ला सकता है, जितनी चीज़ों को उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली आसपास रहकर वो उस कैरेक्टर को कितना बिल्ड कर सकता है, ये खाली वो एज एन एक्टर कर सकता है। तो इसमें तो एज ए ऑडियंस हमारी गलती हुई ना कि हम किसी भी तरीके को बैड इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। नहीं, इन्फ्लुएंस वो कैरेक्टर को देख के ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसमें हाथ तो राइटर का है, क्योंकि राइटर ने उस कैरेक्टर को वैसा लिखा है या डायरेक्टर ने उसको वैसा करने के लिए बोला है। तो उसमें एक्टर अपने हिसाब से अगर करेगा, कुछ नई चीज़ें डालेगा, तो डायरेक्टर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अगर डायरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर हम मतलब एज एन एक्टर काम ही नहीं कर पाएंगे ना इंडस्ट्री में। तो सर लास्टली मैं जानना चाहूँगी कि कोई भी एक गाना जो आपको लगता है कि आप बहुत रिलेट कर पाते हैं उस गाने से, कि आप अपनी लाइफ की जर्नी को, स्ट्रगल को डेडिकेट करना चाहिए, कोई एक ऐसा गाना? मुझे राज कपूर साहब ने एक गाना स्क्रीन के ऊपर बोला था, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं नाड़ी, असली नकली चेहरे देखे, क्या क्या रूप सुनहरे देखे, फिर भी मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं नाड़ी। तो भैया हम तो चाहे नाड़ी रह जाएं, हमें अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को बिल्कुल नेचुरल रखना है, चीज़ें इसी तरीके से होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, फॉर दिस सॉन्ग, फॉर दिस इंटरव्यू, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। और आपसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला नया, काफ़ी नई चीज़ें मुझे आपकी इंडस्ट्री के बारे में पता चली। सो थैंक यू सो मच।